तुमने शादी क्यों नहीं की? शाम के 7 बज चुके थे। अनामिका के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। राजीव घर पहुंच चुके होंगे, बच्चे भूख से परेशान हो रहे होंगे, काम वाली भी आधा अधूरा काम करके जा चुकी होगी। आगे की कहानी विस्तार से सुनिए। तभी सड़क के शोरगुल को चीरती एक आवाज़ कानों में सुनाई दी। अनामिका पीछे मुड़कर देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा हाँफता हुआ उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। सुधीर। अनामिका को पहचानते देर नहीं लगी। पिछले 8-9 साल में कितना बदल गया है सुधीर। वजन थोड़ा बढ़ गया है, चेहरा थोड़ा कुम्हला गया है, बालों में सफ़ेदी झलक रही है। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। सुधीर, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें। कैसे हो? ठीक ही हूँ, सुधीर ने लंबी सांस भरकर कहा। अब दोनों साथ साथ चल रहे थे। अगर थोड़ा समय हो तो हम पार्क में बैठें? अनामिका ने घड़ी की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, चलो। 1 महीना पहले ही मेरा यहाँ तबादला हुआ था। तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हो। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली अनामिका, अभी भी तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? सुधीर ने एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछ डाले। दिवंगत माता पिता का स्मरण होते ही अनामिका का गला भर आया। सुधीर, तुम्हारे जाने के 2 वर्षों के भीतर ही माँ और पापा का देहांत हो गया था। भैया भाभी ने वो मकान बेच दिया और मुझे अपने साथ यहाँ दिल्ली ले आए। ईश्वर के आगे किसी की कहाँ चलती है। उम्र तो सभी ऊपर से लिखवा कर ही आते हैं। जैसे कई वाक्य दोहरा कर सुधीर अपनी सांत्वना देता रहा। अनामिका संक्षिप्त उत्तर देती रही। सुधीर के विषय में जानने की इच्छा होते हुए भी वो चुप रही, क्योंकि मन अपराध बोध से ग्रस्त था। बरसों पहले अनामिका ने घर परिवार की मजबूरियों के चलते सुधीर के विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कहाँ खो गई अन्नू? प्यार से सुधीर अनामिका को इसी नाम से पुकारा करता था। लेकिन इस समय सुधीर के निकट आने का प्रयास देखकर अनामिका काँप रही थी। समझ नहीं पा रही थी सुधीर को कैसे समझाए। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी अन्नू? पिछले 8-9 सालों में कहाँ रहा, क्या किया? सुधीर ने आगे बढ़कर अनामिका की कोमल हथेलियों को अपने हाथों में ले लिया था। तुम तो जानती हो, मेरा हमेशा से ही ट्रांसफरेबल जॉब रहा है। यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। बस ये समझ लो, घर के काम में निपुण हो गया हूँ। और फिर वो फीकी हंसी हंस दिया। तुमने विवाह क्यों नहीं किया? आखिर अनामिका ने अपना प्रश्न पूछ ही लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, विवाह तो मन, वचन और कर्म का मिलन है, और यह मिलन तो तुमसे बरसों पहले ही हो चुका था। सुधीर ने भावुक होकर अपनी बात कही तो अनामिका खुद को छुड़ाते हुए उठ खड़ी हो गई। अब चलना चाहिए, घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। भैया भाभी से एक बार मिलवाओगी नहीं? सुधीर, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। पिछले 8 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। कहते हुए अनामिका नोएडा जाने वाली मेट्रो में चढ़ गई और सुधीर उसके विचित्र व्यवहार से अचंभित वहीं खड़ा तेजी से भागती हुई मेट्रो और उसमें बैठी अनामिका को देखता रह गया, जो बरसों की प्रतीक्षा के बाद उसे मिली थी और एक झलक दिखाकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। मेट्रो की खिड़की से छोटी होती जा रही सुधीर की आकृति और उसकी अवस्था देखकर अनामिका की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी थी। वह बहुत बेचैन थी। सड़क के दोनों ओर कतार में सजी संवरी दुकानें उसकी जिंदगी के बीते वर्षों की तरह पीछे छूटती जा रही थीं। कितनी बार सुधीर के साथ इन सड़कों पर घूमते हुए ठहाकों में डूबी खुशनुमा शामें बीती थी। न जाने कितनी रंग बिरंगी कल्पनाओं से सजे सपनों के घरौंदे उन दोनों ने बनाए थे। सजे हुए बाजार, जगमगाती सड़कें उसी तरह न्योता दे रही थी, किंतु जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे। तेज कदमों से वो घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन दिल और दिमाग पर सुधीर की छवि, उसकी बातों की गूंज, स्पर्श की महक का सुखद एहसास विद्यमान था। घंटी बजाते ही राजीव ने दरवाज़ा खोल दिया। सब कुशल तो है ना अन्नू? तुमने घंटी का बटन इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं तो घबरा ही गया। भाई, दरवाज़ा खोलने में थोड़ा समय तो लगता है ना। मेज पर चाय का प्याला देखकर अनामिका समझ गई थी कि अपनी आदत के अनुसार राजीव दफ्तर से लौटकर चाय पी चुका है। उसने झट से गाउन पहना और किचन में प्रवेश करने ही वाली थी कि राजीव ने उसे रोक लिया। पहले तसल्ली से चाय पी लो, फिर खाना बनाना। मेज पर रखी पत्रिका के फड़फड़ाते पन्नों पर पेपर वेट रहते हुए राजीव ने चाय की चुस्की ली।
फिर पूछा, आज बहुत देर कर दी, काम ज़्यादा था क्या? हाँ, ऐसा लगा जैसे चाय का घूंट अनामिका के गले में अटक गया हो। बात पलटने के अंदाज में उसने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? रितेश सो रहा है और सोनू पड़ोस में मुन्नी के घर कॉपी लेने गई है। चाय का प्याला किचन में रखते हुए राजीव बोला, समाचार का वक्त हो गया है, अब आप अपना फील्ड संभालिए। डिनर तैयार करते वक्त अनामिका सोच रही थी, आज इतने वर्षों बाद सुधीर क्यों मिला? मैंने कितनी मुश्किल से उसे भुलाया था। वक्त ने आज उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतीत के गलियारों में घूमते हुए ही उसने भोजन तैयार कर लिया और रोज की तरह सभी को मेज पर पहुंचने के लिए पुकार लगा दी। सभी झटपट खाने के लिए पहुंच भी गए। अनामिका की हलक से एक भी निवाला नहीं उतरा। सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई, किंतु आंखों में नींद नहीं थी। अतीत में सुधीर के साथ बिताए प्यार भरे पल सिलसिले से आंखों के सामने आने लगे थे। शहर के शोर शराबे से दूर पेड़ों के झुरमुट से घिरे एक टीले नुमा स्थान पर वो दोनों अपनी रंगीन शामें गुजारा करते थे। सुधीर हमेशा कहता, अनामिका, वो देखो, दूर पहाड़ियों के पीछे लाल सूर्य का गोला डूब रहा है और अपनी लालिमा से सारे आकाश को रंगीन कर रहा है। इसी तरह मैं भी तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। सुधीर, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए अनामिका भी सुधीर की बाहों में सिमट जाती है। अनामिका, अनामिका, भाई सपने में किसे प्यार कर रही हो? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे पास। राजीव ने प्यार से उसके माथे पर चुंबन अंकित करके कहा, ओ राज, तुम आ गए। नींद में मैं तुम्हारा ही सपना देख रही थी। सुबह नींद से उठते ही दैनिक दिनचर्या के काम निपटा कर अनामिका ऑफिस के लिए निकल पड़ी। इस दौरान सुधीर का ध्यान बराबर उसके मन मस्तिष्क पर छाया रहा। उसने जानबूझकर दूसरी बस पकड़ी और आवाजाही के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया, किंतु मन अशांत ही था। हर महीने के दूसरे शनिवार को वो सब बच्चों के साथ घूमने के लिए जाया करते थे। इस बार भी जू का प्रोग्राम तय हुआ था। बच्चों के मनपसंद पकवान बने, मोबाइल पर गाने अपलोड हुए, साथ ही बैडमिंटन, सब सामान जुटाकर वो सभी जू पहुंच गए। टिकट खिड़की के पास ही किसी ने अनामिका को आवाज़ लगाई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। सुधीर था। अनामिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। राजीव भी जड़वत वहीं खड़ा हो गया और तेज तेज कदमों से अपनी ओर आते सुधीर को देखने लगा। अनामिका, तुम उस दिन अचानक कहाँ खो गई थी? सुधीर ने पूछा। उस दिन मैं जरा जल्दी में थी। आओ, मैं तुम्हारा परिचय करवा दूँ। अब तक राजीव और सुधीर की आंखें एक दूसरे से टकरा चुकी थी। राजीव, ये सुधीर हैं, मेरे कॉलेज का दोस्त है, और ये मेरे पति राजीव। कहते हुए अनामिका की आवाज़ गले में ही अटक गई। राजीव ने सुधीर की ओर हाथ बढ़ा दिया, किंतु सुधीर हैरानी से दोनों को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे ही वापस लौट गया। राजीव की बेचैनी और बढ़ गई। बड़ा अजीब आदमी है, इतना परेशान क्यों हो गया? राजीव ने कहा, पता नहीं। अरे बच्चे कहाँ निकल गए? जाओ उन्हें बुला लाओ। राजीव बच्चों के पीछे भागा और अनामिका की डबडबाई नजरें दूर जा चुके सुधीर के पीछे। दूसरे दिन अनामिका ने ऑफिस जाने के लिए पुराना रास्ता ही पकड़ा, क्योंकि अब कोई डर नहीं था। आशा के अनुरूप सुधीर चौराहे पर खड़ा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दूर से ही उसे देख अनामिका ठिठक गई। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि सुधीर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नहीं अनामिका, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुधीर, हटो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मुझ में क्या कमी थी? तुमने मेरे साथ विवाह करने से क्यों इनकार कर दिया? ज़रूर बताऊंगी। अगर थोड़ा सा समय हो तुम्हारे पास तो कुछ देर सामने कॉफ़ी हाउस में बैठें। सुधीर सहर्ष मान गया। जब तक बैरा कॉफ़ी लेकर आता, अनामिका ने कहना शुरू किया, सुधीर, तुम तो जानते ही हो, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे माता पिता को अपने पास रखने से मना कर दिया था। ऐसे में मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी? इसीलिए मैंने उस समय शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था और ये भी निश्चय किया था कि आजीवन कुंवारी रहूंगी। तुम्हारे जाने के 2 साल बाद ही माँ और बाबूजी दोनों चल बसे। मैं अन्नू भैया के पास जाकर रहने लगी। हालांकि मैं कमाती थी, फिर भी भाभी का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं था। अक्सर भैया से कहती रहती
या तो इसकी शादी कर दो या इसके लिए किसी दूसरे मकान में इसके रहने की व्यवस्था कर दो। आखिर एक दिन भैया भाभी के दबाव में आ गए और मेरा रिश्ता 2 बच्चों के पिता विधुर राजीव के साथ तय कर दिया। अब मेरे सामने 2 विकल्प थे, या तो आजीवन भाभी के ताने सुनती या राजीव का रिश्ता मंजूर करती। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी सुधीर। मैंने तुम्हारे ऑफिस में जाकर भी पता लगाना चाहा कि आजकल तुम कहाँ हो, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने दूसरा विकल्प ही चुन लिया। राजीव एक अच्छा इंसान है। बीते वर्षों में उसने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ? नहीं अनामिका, नहीं। तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम अपना घर परिवार संभालो। मैं अपना तबादला किसी दूसरी जगह करवा लूँगा और फिर कभी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। कहते हुए सुधीर भीड़ में खो गया। आंसू के 2 कतरे न जाने कब अनामिका की आंखों की कोर भिगो गए थे, जिन्हें उसने पोंछ लिया था यत्न पूर्वक। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।